वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम इग्नो MPS 003 यानी कि इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को रिवाइज करने वाले हैं। आज के क्लास में बेसिकली जो भी एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सारे चीज़ों को यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल क्लास देखना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे देख सकते हो, वहाँ पर ज़्यादातर क्लास आपको मिल जाएगी और जो भी क्लासेस अभी तक अपडेटेड नहीं है वो मैं धीरे धीरे अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं और आगे भी मिलती रहेगी। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट सेक्शन है। इस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके का प्लेलिस्ट मिलेगा जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें ढूंढने में आपको मदद करेगा। तो चलिए आज का ये जो रिविजन है MPS 003 का वो स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं बिगिनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। जब हम इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने मिलकर मूवमेंट की थी, तभी हमें जाकर बाद में इंडिपेंडेंस मिला। यहाँ पर हम जो सबसे पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको कहते हैं सिपाही विद्रोह को। सिपाही विद्रोह यानी कि जो हमारा इंडियन म्यूटिनी है उसको हम कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा गया था 1857 से लेकर 59 तक। फिर धीरे धीरे हम बहुत सारे पीजेंट स्ट्रगल भी देखते हैं, यानी कि किसान का आंदोलन देखते हैं, जहां पर वो लोग बेसिकली अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनके वो जो शोषित हो रहे थे उनके शोषण के खिलाफ जाकर वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो लोग मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन तब भी हमारे इंडिया में एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं था जो इन सारे मूवमेंट को लीड करेगा। यहाँ पर हम उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे हम ट्राइबल्स मूवमेंट भी देखते हैं, लेकिन सारे चीज़ें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गाइडेड नहीं थी। हमें ज़रूरत थी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड करे और सारे जो लोग हैं अलग अलग जगहों पर, जो वर्किंग क्लास है या फिर जो भी एलाइट क्लास है, इन सारे लोगों को इकट्ठा लाकर एक मूवमेंट करे। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली उसका मेन पर्पस था एजुकेटेड एलाइट के जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को देखना। खासकर जो भी लोग पढ़े लिखे थे वो लोग अपना इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को तैयार किए थे। वहाँ पर लोगों को गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन के लिए, अपना रैंक बेहतर जगह पर करने के लिए, गवर्नमेंट में एलाइट सेक्शन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार हुआ था। वो बेसिकली पिटिशंस के द्वारा अपना बात बताते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता था। लेकिन ये पहले जब तैयार हुआ था सिर्फ एडुकेटेड लोगों के लिए तैयार हुआ था। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाकी जो सेक्शन है, वर्कर और पीजेंट है, वो धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होते थे। लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो वहाँ पर वर्कर और पीजेंट का जो भी कॉन्सर्न्स है इसको लोकल इश्यूज समझा जाता था, इसको मेन स्ट्रीम में लाया ही नहीं जाता था। लेकिन जब गांधी जी का इंडिया में आगमन हुआ, इंडिया में गांधी जी के आने के बाद नेशनल पॉलिटिक्स में हम कॉमन पीपल का इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए देखते हैं। लोग जो भी नॉर्मल लोग हैं, किसान है, वर्कर्स है, महिलाएं हैं, इन सारे लोगों को नेशनल मूवमेंट में इकट्ठा करने का काम किया था गांधी जी ने। इस वजह से गांधी जी का जो योगदान है ये हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन में अपना हिस्सा दिया था। खासकर चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेदा सत्याग्रह, इन तीनों में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और यहाँ पर सक्सेस के बाद ही लोगों को पता चला था कि गांधी जी का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर पूरा का पूरा देश गांधी जी के साथ एकजुट होकर खड़ा हो गया था और जिन्होंने लीड की थी इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट को। फिर हम इसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट्स में इन्होंने अपना योगदान दिया था, जैसे खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी मार्च जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। आप लोग जितना ज़्यादा चीज़ें एग्जाम में कोट कर सकोगे, यानी कि जितना ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकोगे, कुछ एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन दे सकोगे तो आपको बेहतर मार्क मिलने की चांसेस है। इस वजह से
आप लोग थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ कोटेशंस देने के लिए, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको बेहतर मार्क प्रोवाइड करे। यहाँ पर जब हम गांधी जी की बात करते हैं, उन्होंने अपने हमारे इकोनॉमिक्स में किस तरीके का योगदान दिया था। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे अगर नेशनल वेल्थ को बढ़ाना है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको ट्रस्टीज की तरह बिहेव करना चाहिए। जो भी वर्किंग क्लास है, जिसके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा देना चाहिए और ट्रस्टी की तरह वो लोग रहेंगे, ताकि इंडिया का बेहतरी हो। लेकिन ये जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है, ये फेल हो गया था। गांधी जी ने यंग इंडिया में जनवरी 1930 को उन्होंने सब्सटेंस ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वराज की बात की थी। उन्होंने कुछ सब्सटेंस दिए थे कि हमारा स्वराज अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो क्या क्या चीज़ें हमारा होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात की थी, जैसे टोटल प्रोहिबिशन, रिडक्शन ऑफ पाउंड रूपी एक्सचेंज, फिर रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। इस तरीके के बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिन्होंने ये सब्सटेंस ऑफ इंडिपेंडेंस में दिया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के रिलेटेड। वो चीज़ें आप लोग थोड़ा डिटेल क्लासेस से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ रिवाइज करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें एक साथ इकट्ठा सभी मिले। उन्होंने मिशन के अगेंस्ट बहुत सारे बातें बताई थी, यानी कि वो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, वो मशीन्स के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हमारा जो मशीन्स है वो बेसिकली लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के कारण है। इस वजह से उनका जो स्पिनिंग व्हील के ऊपर इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा था। वो बोलते थे कि स्पिनिंग व्हील यानी कि जो चरखा है वो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। गांधी जी का जो इकोनॉमिक थिंकिंग है ये बेसिकली ब्रॉडर सेक्शन ऑफ थिंकिंग है। सोशल विजन जो है उनका सर्वोदया, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और उनका जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम अंत्योदया कह सकते हैं, इसका मतलब है अनटू द लास्ट। गांधी जी ने सत्याग्रह में हर किसी को शामिल करने की कोशिश की थी, और इसमें से जो महिलाएं हैं इसको पहली बार हम इंडियन पॉलिटिक्स में देखते हैं। इस सत्याग्रह के दौरान उनको अपने डोमेस्टिक बॉन्डेज से निकालकर पॉलिटिक्स में पहली बार लाए थे गांधी जी ने ही। गांधी जी ने अनटचेबल्स के ऊपर भी बहुत सारा काम किया था। उन्होंने अनटचेबल्स को यानी कि दलित्स को कहा था हरिजन। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट घटना घटी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार होना। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही एक बेहतर तरीके से तैयार हुआ था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सुप्रीम लॉ है, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई है उसके द्वारा ही इंडिया गाइडेड है। आज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हम चलते हैं। यहाँ पर यह कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 1949 नवंबर 26 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1950 में 26 जनवरी को। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का पावर किस तरीके का होगा, अलग अलग लॉस का किस तरीके का होंगे, ड्यूटीज, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ें यहाँ पर लिखी जा चुकी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि गवर्नमेंट क्या करेगा, इसके साथ साथ जो भी सिटीजन्स है वो किस तरीके का ड्यूटीज निभाएंगे। यहाँ पर स्टेट के रिलेटेड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसके बारे में बात की गई है, और लोगों का जो भी फंडामेंटल राइट्स है ये सारे चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गाइडेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी गई है उसी तरीके का फॉलो करते हुए हम आज भी चले आ रहे हैं। यहां पर इंडिया में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं, यानी कि स्टेट्स जो है पॉलिसी फ्रेम करने के वक्त क्या क्या वो प्रिंसिपल्स है जो आपने दिमाग में रखेगी या फिर जो आपने आप में यूज़ करेगी। यहाँ पर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आज भी आने का संभावना है। यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम देखते हैं कॉमन गुड एंड लाइफ ऑन ऑफ डिग्निटी इन द स्फेयर ऑफ लॉ, इन द इकोनॉमिक स्फेयर, राइट्स ऑफ वर्कर्स फॉर चिल्ड्रेन एंड वीकर सेक्शंस,
इन द स्फेयर ऑफ एग्रीकल्चर। ये सारे जो प्रिंसिपल्स है इसको फॉलो करते हुए ही हमारे स्टेट्स को कोई पॉलिसी तैयार करना होता है। यहाँ पर चीज़ें डिटेल में आप लोगों को जानना होगा और साथ साथ देखना होगा कि इसके द्वारा हमारा इंडिया जो है वो कितना फायदे में रहा है, इसका पॉजिटिव साइड्स क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था तो इसका जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको हम बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जो 1947 से लेकर 1967 तक था, फिर है 1967 से लेकर 1990 और आखिर में हम देखते हैं 1991 के बाद जो भी घटनाएं घटी हैं। 1947 से लेकर 1967 के बीच में जो चीज़ें थी वहाँ पर जो भी स्ट्रेटेजी अपनाया गया था उस स्ट्रेटेजी को कहा जाता है नेहरू महालानोबिस स्ट्रेटेजी। ये बेसिकली इंडिया का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, यानी कि इंडिया फ्यूचर में किस तरीके का होगा, एक फ्यूचरिस्टिक गोल लेकर, फ्यूचरिस्टिक विजन लेकर ये पॉलिसीज अपनाई गई थी और इसका इम्पैक्ट आज भी हम इंडिया में देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात की जाती है। खासकर जो नेहरू थे वो एक इंडस्ट्री के पक्ष में थे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के पक्ष में थे। उन्होंने इंडस्ट्रीज को सेटअप की थी और इंडस्ट्रीज किस तरीके से बेहतर होंगी इसके ऊपर भी उन्होंने काम किया था। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्शन के ऊपर भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, जिसके वजह से इंडिया पहली बार अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सकी थी। फिर हम देखते हैं 1967 से लेकर 1990 तक। यहाँ पर बेसिकली हम इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिक्स में शिफ्ट देखते हैं। पहले जो डोमिनेंट पार्टी थी कांग्रेस, वो फिर डोमिनेंट पार्टी नहीं रही। धीरे धीरे ये पॉलिटिकल जो ग्रुपिंग्स है ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर जगह पर अपने अपने स्टेट के हिसाब से, अपने अपने एथनिसिटी के हिसाब से लोग पॉलिटिकल पार्टीज तैयार करने लगे और इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। फिर हम देखते हैं 1991 में जो बदलाव आए थे उसका इम्पैक्ट हम आज भी देखते हैं। वहाँ पर जो रिफॉर्म हुआ था उसको हम कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को एडॉप्ट किया था। इसके वजह से इंडिया का जो इकोनॉमी है वो खुल गई थी। बाहर के जो भी बिजनेसमैन्स थे या फिर इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में आकर बिजनेस कर पा रही थी। वहाँ पर टैक्सेस भी कम लगने लगे। यहाँ पर 1991 में हम देख सकते हैं कि इंडिया पहले जो लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी लेकर चलता था, लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजी था, ये स्ट्रेटेजी को चेंज करके यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियोज में भी बदलाव आ रहे थे। इस वजह से हर कोई अपना एक शॉर्ट विजन लेकर चल रहा था ताकि वो बाद में भी सत्ता में आ सके। यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ही सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था इंडियन इकोनॉमी को। अब देखते हैं नेचर ऑफ कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज इन इंडिया। इंडिया में हम बहुत सारे क्लासेस देखते हैं और बहुत सारे कास्ट भी देखते हैं, लेकिन ये जो कास्ट इनइक्वालिटी और क्लास इनइक्वालिटी इनके बारे में अलग अलग स्कॉलर्स ने किस तरीके का बात की थी ये हम थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया। कास्ट इनइक्वालिटीज यानी कि इंडिया में हम कास्ट का डिवीजन देखते हैं। खासकर हमारा जो हिंदू सिस्टम है, हिंदू रिलीजियन है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम देखा जाता है, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आखिर में जो अनटचेबल्स है इनको लेकर कास्ट सिस्टम बनाई गई है। ये बेसिकली एक डिवीजन ऑफ लेबर है जहाँ पर अलग अलग लोग किस तरीके का काम करेंगे, कौन सी इंसान से शादी कर सकता है या फिर किसके साथ खाना खा सकती है, ड्रेसिंग किस तरीके का होगा, ये सारी चीज़ें कास्ट सिस्टम में डिफाइन पहले से ही कर दिया जाता है। लोग जन्म से ही कास्ट सिस्टम के अंदर आ जाता है। यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स ने कास्ट सिस्टम के इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है इसको लेकर स्टडी की थी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है लुई दोमो। उन्होंने इंडिया का जो कास्ट स्ट्रक्चर है इसका कोर एलिमेंट 2 बताए थे। उन्होंने कहा था इंडिया का जो कास्ट स्ट्रक्चर है बेसिकली प्यूरिटी और पोल्यूशन के ऊपर चलता है, यानी कि कौन सा चीज़ वो कर सकते हैं और कौन सा चीज़ सही है, ये दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है। इसके द्वारा ही हमारा
कास्ट स्ट्रक्चर गाइडेड होता है। लेकिन बाद में बहुत सारे थिंकर्स आए हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स आए जिन्होंने ये चीज़ को ओपोज किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो कास्ट हायरार्की है ये इस तरीके का नहीं चलता है, ये बेसिकली फिक्स्ड नहीं है। उनके मुताबिक हमारा जो कास्ट सिस्टम है ये कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम में भी बदलाव का गुंजाइश है। फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ क्लास इनइक्वलिटी इन इंडिया। इंडिया का जो क्लास स्ट्रक्चर है वो बेसिकली तैयार होता है हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे ही। वहाँ पर वो लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट जॉब्स दी थी। वहाँ से ही हमारा मिडिल क्लास का जो ओरिजिन है वो हम देखते हैं। और साथ साथ वर्किंग क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे ही देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए अलग अलग जगह पर लिया जाता था। धीरे धीरे लोगों के बीच में एक कॉन्शियसनेस बढ़ने लगा कि हम कौन सी सेक्शन से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद ये जो ग्रुप्स है इसको हम क्लास के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर हम रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया हर जगह पर कॉलोनियलिज्म का हम इम्पैक्ट देखते हैं। यहाँ पर क्लास स्ट्रक्चर भी उसी चीज़ का एक नतीजा है। अब ये जो क्लास और कास्ट हायरार्की है इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। यहाँ पर हम जब देख सकते हैं तो कास्ट एंड क्लास जो है ये इनइक्वलिटी और हायरार्की की बात करती है। ये दोनों चीज़ें ही इनइक्वलिटी और हायरार्की की बात करती है। लेकिन इन दोनों के बीच में इनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम देखते हैं। क्योंकि ये दोनों इनइक्वलिटी और हायरार्की को ही हायरार्की की बात करती है, लेकिन इन दोनों अलग अलग तरीके से तैयार हुए हैं। जैसे कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके का स्ट्रक्चर जहाँ पर लोगों को दूर करने की बात की जाती है। इसी तरीके से हम अगर क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इस तरीके का सेक्शन देखते हैं। लेकिन वहाँ पर इतना रिजिड नहीं है चीज़ें। क्लास स्ट्रक्चर में लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में जा सकते हैं और इसमें लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन कास्ट सिस्टम में ये सारे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं जा सकते हैं। जिसको जिस कास्ट में जन्म मिला है उसको उसी पे रहना है। लेकिन क्लास के केसेस में ऐसा नहीं है। क्लास में कोई भी इंसान बेहतर एजुकेशन के द्वारा या फिर बिजनेस के द्वारा अपना जो क्लास है वो चेंज कर सकता है, और उस क्लास में जो भी लोग हैं उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती है इस चीज़ से लेकर। अब देखते हैं इंडिया में स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। इंडिया का जो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव यानी कि जहाँ पर हमारा कानून तैयार किया जाता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर हम ये सारे जो लॉस तैयार की गई है इनको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आता है हमारा जुडिशरी, यानी कि जहाँ पर हम न्यायपालिका की बात करते हैं। यहाँ पर कोर्ट्स होते हैं जो हमारे ये लॉस को देखते हैं, ये लॉस सही तरीके से काम कर रही है या फिर कोई लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, ये सारे चीज़ों देखती है हमारा जुडिशरी। अब जब हम लेजिस्लेटर की बात करते हैं, हमारा इंडिया में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट है ये सबसे ऊपर है। यहाँ पर हम अलग अलग सेक्शंस देख सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, कमिटीज, ओपोजिशन, ये सारे जो चीज़ें अपने अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। अगर आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा है गया है। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। अब लेजिस्लेचर में हम देखते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी 2 डिवीजन देखते हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा में बेसिकली हमारा 250 सीट्स होती है। इसमें से जो 238 है वो इलेक्ट की जाती है स्टेट असेंबलीज के द्वारा, और जो 12 है वो नॉमिनेटेड होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसी तरीके से हमारा जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो वहाँ पर
545 सीट्स होती है, इसमें से 543 सीट्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनी जाती है और 2 चुनी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब जब एग्जीक्यूटिव की हम बात करते हैं, वहां पर हमारा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जुडिशरी में हम अलग अलग कोर्ट्स देखते हैं, यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं, हाई कोर्ट देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊपर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर आते हैं हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर होते हैं कुछ अदर जजेस। इसके अलावा भी हम देखते हैं हाई कोर्ट, फिर होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग इजीली चीज़ों को डिफाइन करके एग्जाम में लिख सकते हो। अब आते हैं हमारे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में। फेडरलिज्म बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर डुअल गवर्नमेंट की बात की जाती है। इंडिया में बेसिकली फेडरलिज्म को ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली हमारा जो ओरिजिनल फेडरलिज्म है वहाँ पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पर डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी यानी कि एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जहाँ पर दोनों के पास इक्वल पावर होती है। यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है, कानून तैयार किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ही सुप्रीम माना जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है इसको हम बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं एज इट इज़ हमें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है जो सारे लोगों के न्याय के बारे में विचार करती है। यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ पावर देखते हैं, यानी कि जो दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के पास सेपरेट पावर होती है। एक गवर्नमेंट के पास एक अलग तरीके का पावर होता है और दोनों के बीच में पावर को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर हम बेसिकली बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा इस तरीके का 2 चैम्बर्स देखते हैं जिसके द्वारा हमारा सिस्टम चलता है। अब ये तो है बेसिकली हमारा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब इंडिया में जो फेडरलिज्म है ये इस तरीके का नहीं है, इसमें हम थोड़ा बदलाव देखते हैं। इंडिया का जो फेडरलिज्म है इसको हम कहते हैं क्वाजी फेडरल, यानी कि ये कॉम्प्लीटली एक फेडरल सिस्टम नहीं है। इंडिया का फेडरलिज्म में हम एक टेंडेंसी देखते हैं सेंट्रल की तरफ झुकना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज़्यादा पावर होता है। इसी वजह से इंडिया का जो फेडरलिज्म है इसको हम क्वाजी फेडरल कहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर हम इंडिया में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होते हुए देखते हैं, यानी कि बाकी अगर हम नॉर्मल फेडरलिज्म की बात करें तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया था उसको ही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन इंडिया का जो फेडरलिज्म है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का हम अमेंड कर सकते हैं, हमारे टाइम पीरियड के हिसाब से हम इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। इसी वजह से इंडिया का फेडरलिज्म है क्वाजी फेडरल। इंडिया का फेडरलिज्म का कुछ फीचर्स हैं: यूनियनाइजेशन, रीजनलाइजेशन, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस, फिर है लोकल सेल्फ गवर्नेंस। यानी कि यहाँ पर हम यूनियनाइजेशन देखते हैं, 2 गवर्नमेंट के बीच में एक यूनियन तैयार होता है और साथ साथ लोगों के बीच में भी यहाँ पर यूनियन की बात की जाती है। यहाँ पर रीजनलाइजेशन यानी कि अलग अलग रीजियन को अलग अलग तरीके से नज़र से देखा जाता है, हर किसी को अपनी जगह के हिसाब से उनको सुविधा मुहैया कराया जाता है। यहाँ पर हम जो भी पावर स्ट्रक्चर है इसको डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर रहेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर उसके जो पंचायत से या फिर नगर पालिका है, इन सारे लोगों के बीच में ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यही इंडियन फेडरलिज्म को थोड़ा एक्स्ट्रा बनाता है। फिर हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो हमारे यहाँ पर लागू की गई थी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम देखते हैं पंचायत के रिलेटेड जो भी लॉज है उनको, और 74th अमेंडमेंट में हम देखते हैं नगर पालिका यानी कि हमारा शहर के रिलेटेड जो भी लॉज है उनको। इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये काम कर रही है इतने सालों से, लेकिन इसमें बहुत सारे दिक्कतें भी है। खासकर सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है आर्टिकल 356, जहां पर बताया गया है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट कैपेबल नहीं होगा अपनी स्टेट को चलाने के लिए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लेकर
उस पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर काम कर सकता है। यहाँ पर इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत बार आर्टिकल 356 को यूज किया है, एब्यूज किया गया है, मिसयूज किया गया है। ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बेहतरी के लिए, पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करने के लिए ये सारी चीजें करती है। अब देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही इसका ओरिजिन हम देखते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बहुत बाद में। गांधी जी ने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी, उन्होंने विलेज रिपब्लिक की बात की थी गांधी जी ने। यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि हमारा लोकल लेवल पे किस तरीके से हम गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये बहुत दिनों का डिबेट था। लेकिन जब हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट आया, इसके बाद से ये सिनेरियो चेंज हो गया है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, लॉ बनाया गया था ताकि सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखा जा सके। हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखते हैं, ये बेसिकली है पंचायती राज सिस्टम को लेकर, यानी कि गांव में किस तरीके का चीजें होंगी, किस तरीके का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा, इसके बारे में बात करता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पर 3 स्ट्रक्चर की बात की गई है। पहला है विलेज पंचायत, फिर हम देखते हैं ब्लॉक लेवल पंचायत, फिर आता है हमारा जिला परिषद। ये 3 स्ट्रक्चर में बांटा गया है। और यहाँ पर जो भी विलेज पंचायत में सबसे छोटा यूनिट है ग्राम सभा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। ग्राम सभा में वो सारे लोग हिस्से लेते हैं जो वहाँ पर वोट दे सकते हैं। यहाँ पर ग्राम सभा में बात की जाती है कि हम किस तरीके से गांव को उन्नति कर सकते हैं, क्या फंडिंग्स चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें ग्राम सभा में बोली जाती है। फिर ये विलेज पंचायत में उठती है। विलेज पंचायत की जो भी चीज़ें हैं वो ब्लॉक लेवल पे सुनी जाती है। फिर ब्लॉक लेवल से हम आते हैं जिला लेवल पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसी तरीके से हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं, जो बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेकर देखा जाता है। यहाँ पर नगर पंचायत की बात की जाती है, म्यूनिसिपल काउंसिल की बात की जाती है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाती है। यहाँ पर जो नगर पंचायत का जो छोटा यूनिट है वो है वार्ड मीटिंग्स। यहाँ पर हर म्यूनिसिपल एरिया में वार्ड्स तैयार की जाती है और लोगों के बीच में मीटिंग्स कराई जाती है कि किस तरीके का बदलाव लाने हैं हमारे म्यूनिसिपैलिटी में। ये जो चीज़ें हैं मैं सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल क्लास आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगी। आप लोग ये सारे चीज़ें वहाँ पर देख सकते हो। डिटेल में बहुत सारे नोट्स के साथ वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें मिल जाएगी। अब देखते हैं पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। ये इंडिया में हम पीजेंट मूवमेंट भी देखते हैं और वर्कर मूवमेंट भी देखते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो है पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट भी हम अलग अलग स्टेजेस में हम इंडिया में देखते हैं। पहले हमारा कॉलोनियल इंडिया में एक तरीके का मूवमेंट था, फिर हम देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में हम एक तरीके का मूवमेंट देखते हैं, और फिर आखिर में हम कॉन्टेम्पोररी इंडिया में भी कुछ मूवमेंट्स देखते हैं। जब हम कॉलोनियल इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट के द्वारा पीजेंट मूवमेंट्स को गाइड किया जाता था। खासकर जो कम्युनिस्ट थे उनका जो एक विंग था किसान सभा, ये किसान सभा ये सारे चीज़ों को गाइड करता था। यहाँ पर जो तेभागा मूवमेंट है ये भी किसान के मूवमेंट है। फिर तेलंगाना पीजेंट अपराइजिंग, ये सारे मूवमेंट बेसिकली किसान के रिलेटेड है। और यहाँ पर सारे मूवमेंट्स में ही ज़्यादातर कम्युनिस्ट का हाथ था। और ये मूवमेंट्स बेसिकली इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेजेस पे ये सारे मूवमेंट्स पहुँच गई थी। फिर जब हम पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया, ये जो किसान है किसानों का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पर खासकर जो लैंड रिफॉर्म लाया गया था, लैंड रिफॉर्म के वजह से बहुत सारे बदलाव हम देख सकते हैं इंडिया में। यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट है वो है नक्सलबाड़ी पीजेंट अपराइजिंग, जो 1967 में देखा गया था। यहाँ पर बहुत वायोलेंट तरीके का मूवमेंट देखा गया था, जो बेसिकली वहाँ पर जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, लैंड रिफॉर्म को लेकर यहाँ पर अहिंसा हो गई थी। यहाँ पर जो लीड किया था इस नक्सलबाड़ी पीजेंट मूवमेंट को वो थे चारू मजुमदार, कानू सन्नाल और जंगल सांताल।
फिर हम इंडिया में देखते हैं कॉन्टेम्पररी पीरियड में जो मूवमेंट्स हुए हैं। कॉन्टेम्पररी पीरियड्स में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उसमें से जो भी मूवमेंट्स है वो बेसिकली फार्मर मूवमेंट्स है, यानी कि जो रिच पीजेंट्स है उनके रिलेटेड मूवमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर पीजेंट्स और फार्मर में आप लोगों को पहले अंतर जानना होगा। जो पीजेंट्स है वो बेसिकली गरीब किसान है, और जो फार्मर्स है जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है उनको कहा जाता है फार्मर्स। और कॉन्टेम्पररी इंडिया में बेसिकली हम रिच फार्मर्स के रिलेटेड ही मूवमेंट्स देखते हैं। इसमें से ये जो मूवमेंट्स है इसको बेसिकली लीड करता है भारतीय किसान यूनियन और शेतकर्णी संगठन। भारतीय किसान यूनियन को तैयार की थी चौधरी चरण सिंह ने, और शेतकर्णी संगठन को स्टार्ट किया था सरदार जोशी ने। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को डिटेल में जाननी होगी, और डिटेल आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगी। अब देखते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी जो है इसको बजाय रखने के लिए मीडिया का योगदान बहुत बड़ा है। इंडिया में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है? डेमोक्रेसी में बेसिकली लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुनी जाती है। यहाँ पर लोग वोट देकर अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं। अब ये जो वोट देना है वो किस तरीके से, ये किसको वोट देना है ये किस तरीके से समझेंगे, ये सारे काम करता है बेसिकली मीडिया लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि कौन सा गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रही है कि बुरा कर रही है, और जो ओपोजिशन में है वो किस तरीके का बातें बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाती है ये मीडिया। इस वजह से मीडिया एक अभिन्न अंग है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, और इसी वजह से इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब ये डेमोक्रेसी में हमारा मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेन काम करता है वो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि वो लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और साथ साथ लोगों का जो समस्या है वो भी गवर्नमेंट तक पहुंचाती है ये मीडिया। फिर ये एक्टिंग एज ए वॉच डॉग, यानी कि ये एक देखरेख करने की भी काम करता है, यानी कि ये लोगों को देखता है, जो भी गवर्नमेंट है बेसिकली उनको देखता है कि वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सारे अकाउंट्स बेसिकली मीडिया रखती है और अपना चैनल में या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश करती है कि गवर्नमेंट ने सही काम किया है कि गलत काम किया है। यहाँ पर मीडिया इंश्योर करती है टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट से लेकर पीपल तक, और पीपल यानी कि लोगों से लेकर गवर्नमेंट तक जो भी इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम करती है मीडिया के द्वारा ही सारे प्रॉब्लम्स दिखाए जाते हैं, और साथ साथ जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स से अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। यहाँ पर मीडिया एक चेकिंग फंक्शन की तरह काम करता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट किस तरीके का काम कर रही है इसको चेक करता है मीडिया। ये इसको चेक करने के बाद ये अपने न्यूज़ के द्वारा लोगों तक पहुंचाती है। इसके वजह से जो भी गवर्नमेंट होता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये अकाउंटेबल रहता है अपने नागरिक के प्रति, और साथ साथ ये मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करने में। इस वजह से डेमोक्रेसी को हम एक अभिन्न अंग कह सकते हैं, मीडिया को हम एक अभिन्न अंग कह सकते हैं डेमोक्रेसी का। अब जब भी हमारा लोगों के लिए भलाई का काम होता है, यानी कि जो भी पॉलिसीज तैयार होती है इसमें भी मीडिया का योगदान होता है। मीडिया जो है ये मीडिया का एक रोल होता है पॉलिसी मेकिंग में। यहाँ पर मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंस करती है किसी भी गवर्नमेंट को एक पॉलिसी तैयार करने में। यानी कि यहाँ पर दो तरीके का रोल देखते हैं हम मीडिया का। पहली, वो इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी मेकर्स को कि वो एक अच्छा पॉलिसी तैयार करें। जो भी ग्रुप्स है उनका ओपिनियंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है ये सारे लोगों तक पहुंचाई, जो भी पॉलिसीज तैयार कर रही है उन तक पहुंचाती है मीडिया। इस वजह से मीडिया इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी मेकर्स को एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए। फिर ये मीडिया ऑपोजिट में प्रेशराइज करती है पॉलिसी मेकर्स को, यानी कि लोगों का जो भी इंटरेस्ट है, डिमांड है, इन सारे चीज़ों को फुलफिल करने के लिए पॉलिसी मेकर को प्रेशराइज करती है मीडिया
क्योंकि अगर जब भी कुछ ऊंच नीच होती है, गलत होती है, इन सारे चीज़ों को दिखाती है मीडिया, और मीडिया तक, लोगों तक पहुंचती है। जैसे डेमोक्रेसी में हम इलेक्शन के द्वारा चीज़ें लड़ते हैं, इलेक्शन के द्वारा सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है कि कौन गवर्नमेंट में रहेगा। इस वजह से गवर्नमेंट हमेशा अकाउंटेबल रहता है और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का काम करता है मीडिया। अब ये जो मीडिया है, डेमोक्रेसी में हम इंडिया में बेसिकली अलग अलग स्टेजेस में इस मीडिया का उद्भव देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 स्टेजेस हम देख सकते हैं रोल ऑफ मीडिया के चेंजेस में। पहला है अर्ली डेज, जहाँ पर पहले टाइम पर जो हमारा प्रिंटेड मीडिया है उसको हम देखते हैं। प्रिंटेड मीडिया बेसिकली यूरोप में तैयार हुआ था। वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये प्रिंटेड मीडिया का बहुत ज़्यादा योगदान था। वहाँ पर जो मीडिया था वो बेसिकली अनबायस्ड था, जो भी सही चीज़ें हैं वो ही प्रिंट करता था और लोगों तक पहुँचाता था। फिर हम धीरे धीरे मॉडर्न डेमोक्रेसी में आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में आते आते हम देखते हैं कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया और भी फैल चुका है। फिर वहाँ पर सिर्फ न्यूज़ मीडिया नहीं है, इसके साथ टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सारे चीज़ें आ गई थी मॉडर्न डेमोक्रेसी में। यहाँ पर ये सारे चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही थी डेमोक्रेसी में। इस वजह से हर कोई, जो भी एक पावरफुल ग्रुप है या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अपने हिसाब से मीडिया को मैनिपुलेट करने लगी। इसके वजह से वो ग्रुप जिस तरीके का बातें दिखाना चाहता है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचती है। इस वजह से हम मीडिया का बहुत ज़्यादा बायसनेस देखते हैं इस टाइम पीरियड पे। लेकिन फिर भी मीडिया एक अभिन्न अंग है हमारे डेमोक्रेटिक ऑर्डर को बचाए रखने के लिए। फिर हम देखते हैं न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी। आजकल का जो हमारा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हम इंटरनेट और मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ देखते हैं। यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है अपना एजेंडा को बताने के लिए, अपना काम को दर्शाने के लिए सारे टाइम पर सोशल मीडिया का यूज़ करता है, नया टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे जगहों पर हम आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ का एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये सारी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दी है। इस वजह से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज़ का जो रोल है आजकल के मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ आजकल जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, ज़्यादातर मूवमेंट्स हम देख सकते हैं इंटरनेट पे ही। हमने कुछ दिनों पहले मी टू मूवमेंट देखी है, फिर देखी है ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट्स बेसिकली मीडिया के द्वारा ही होती है और एक डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए ये सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। और अगर हमें एक बेहतर डेमोक्रेसी चाहिए तो मीडिया का अनबायस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके का आइडेंटिटीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम कास्ट के बेसिस पे, रिलीजियन के बेसिस पे, लैंग्वेज, एथनिसिटी, ये सारे चीज़ों के बेसिस पे अलग अलग तरीके का आइडेंटिटी देख सकते हैं। और ये आइडेंटिटी को लेकर आजकल के टाइम पीरियड पे हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी देखते हैं। यहाँ पर इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी की वजह से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से जब हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार की गई थी, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ये किस तरीके से चलेगा, इसको जब एस्टैब्लिश किया गया था, तब इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने 2 स्ट्रेटेजी अपनाई थी। एक है सैलेड बाउल और दूसरा है डेमोक्रेसी। सैलेड बाउल एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जहां पर बेसिकली हम जैसे सैलेड बनाते हैं, सैलेड में जो भी तैयारी की जाती है हर इंग्रेडिएंट्स का अपना अपना एक रोल होता है। यहाँ पर हम हर किसी को सेपरेटली देख सकते हैं, हर किसी का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसी तरीके से इंडिया में भी सैलेड बाउल का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। यानी कि इतने सारा डाइवर्सिटी है, इतने सारे कल्चर्स है, हर कल्चर को अपना हिस्सा दिया गया था, हर कल्चर को कहा गया था कि आप यूनिक हो। इसी तरीके का इंडिया सैलेड बाउल का कॉन्सेप्ट अपनाया है। और बाकी बहुत सारे देशों में हम देखते हैं मेल्टिंग पॉट का कॉन्सेप्ट। मेल्टिंग पॉट यानी कि जब आप एक बड़े कढ़ाई में सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हो, फिर एक साथ हिलाकर आग के द्वारा चीज़ें तैयार करती हो, तो हमें हर इंग्रेडिएंट को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो भी बड़ा इंग्रेडिएंट है उसको ही हम देख पाते हैं, उसके द्वारा ही हम चीज़ों को देखते हैं।
इसी तरीके से मेल्टिंग पॉट में बहुत सारे कल्चर अगर होंगे, एक बड़े कल्चर को ही वहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है और इसके साथ ही बाकी लोगों को मिक्स करना पड़ता है। लेकिन इंडिया ने सैलेड बाउल का कॉन्सेप्ट को अपनाया था। फिर इंडिया ने इंडिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इतने कल्चर है, डाइवर्सिटी है, इन सारे चीज़ों को एड्रेस करने के लिए डेमोक्रेसी को अपनाया था। यानी कि लोग इलेक्शंस के द्वारा गवर्नमेंट के चुनेंगे ताकि कोई लोगों के बीच में मतभेद ना हो, लोग अपना योगदान दे सके एक डेमोक्रेसी में। इंडिया में इस डेमोक्रेसी को अपनाने के बावजूद भी बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे स्टेट्स ऐसे बने जो इस मूवमेंट्स के वजह से, खासकर लिंग्विस्टिक लाइन के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर बहुत सारे मूवमेंट्स हम देखते हैं। लोगों का आइडेंटिटी को लेकर पॉलिटिक्स किया जाता है। यहाँ पर खासकर जो भी पार्टीज है वो अपना इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ये सारे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती है और इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के वजह से इंडिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होती है। इंडिया में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। एक होता है कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज और एथनिसिटी। कास्ट के बेसिस पे हम बहुत सारे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखते हैं जहाँ पर हमारा अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कास्ट के बेसिस पे है। साथ साथ हम रिलीजियन के बेसिस पे भी पॉलिटिकल पार्टीज देख सकते हैं। और इंडिया में रिलीजियन को लेकर पॉलिटिक्स आज बहुत ही एक पॉपुलर चीज़ है, जहाँ पर हर इलेक्शन में हमें हर जगह पर हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट है, रिलीजियन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको उठाया जाता है। फिर इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हम देखते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। लैंग्वेज के बेसिस पे हमने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन भी देखा है। इंडिया का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी था वो भी बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे ही इंडिया को बांटा था। फिर भी हम बाद में बहुत सारे मूवमेंट्स देखते हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखते हैं इनको लेकर। फिर हम देखते हैं एथनिसिटी के रिलेटेड। एथनिसिटी यानी कि ट्राइबल आइडेंटिटी, एक ऐसा ग्रुप जो यूनिक है, जो इसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इथनिसिटी के बेसिस पे भी हम मोबिलाइजेशन देखते हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा जो अलग अलग स्टेट्स फॉर्म हुए हैं वो बेसिकली हुए हैं एथनिसिटी के बेसिस पर। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये हमें यूएनडीपी से मिलता है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इंपॉर्टेंस दी थी। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पर लोगों की ग्रोथ की बात की नहीं की जा रही है। यानी कि लोग पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाद में उनका डेथ हो जाता है, इस तरीके का डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट में बेसिकली हम लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों की हेल्थ की बात करते हैं, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, लोगों की इनकम की बात करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। अब यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करते हुए कहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पीपल्स चॉइसेस। यानी कि लोगों का जो भी चॉइसेस होंगे, इन सारे चॉइसेस को अगर हम एनालाइज कर सके तभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट संभव है। लेकिन हम जानते हैं कि हर इंसान का अलग अलग डिमांड होता है। यहाँ पर लोगों के अलग अलग तरीके का डिमांड होते हैं और जो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। इस वजह से यूएनडीपी ने 3 पीपल्स चॉइसेस की बात की थी, जिसको हम आगे डायमेंशंस में देखने वाले हैं। फिर यहाँ पर जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार दिया था महबूब उल हक ने। फिर धीरे धीरे यूएनडीपी ने इस ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इसके रिगार्डिंग कुछ रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए, कुछ इंडेक्स तैयार करने की बात की थी। यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको 1990 में तैयार की गई थी और इसको तैयार की गई थी महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। महबूब उल हक एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है और जो अमर्त्य सेन है वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है। यहाँ पर ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन। यानी कि एक नेशन का सबसे बेहतर जो वेल्थ है वो है उसके लोग। इस वजह से लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में।
यहाँ पर जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस को यूज़ करते हुए हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। इसमें से जो 4 अप्रोचेस को यूज़ करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं वो है इनकम अप्रोच, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अप्रोच, ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच और बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच। इनकम अप्रोच में बेसिकली लोगों को इनकम की बात करी जाती है, यानी कि किसका इनकम कितना है, जिसका इनकम जितना बेहतर है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इतना ही अच्छा होगा। यानी कि किसी भी कंट्री का अगर इनकम ज़्यादा है यानी कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर है। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरीके का सिनेरियो होता नहीं है, क्योंकि इनकम के साथ जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या फिर लोगों का जो डेवलपमेंट है ये हम इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अप्रोच। यहाँ पर लोगों का कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में, जॉब्स प्रोवाइड करने की बात की जाती है। फिर आता है हमारा ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच। यहाँ पर बताया जाता है कि लोगों को कुछ सुविधा मुहैया कराया जाए, यानी कि जो भी गरीब लोग हैं, जो भी वर्किंग क्लास के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको वेलफेयर देने की बात की जाती है। फिर हम देखते हैं बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच। बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच दिया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर किसका कितना नीड है, यहाँ पर बेसिकली 6 बेसिक नीड्स की बात की गई थी। अब यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक है जो हर साल अपना रिपोर्ट पेश करती है। इसमें से कौन से कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट का किस तरीके का कंडीशन है इसके बारे में बात की जाती है। इंडिया 2023 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसके हिसाब से इंडिया का रैंकिंग है 191 कंट्रीज में से इंडिया का रैंकिंग है 132। इससे हमें पता चल सकता है कि इंडिया का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का कंडीशन इतना बेहतर नहीं है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अलग कल्चर्स है। यहाँ पर हम रिलीजियन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी देखते हैं। इस वजह से इंडिया का जो रैंक है ये इस पोजीशन पे आज के टाइम पे है। अब यहाँ पर हम थोड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसका 3 डायमेंशन है, यानी कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो बेसिकली ये 3 चीज़ें, यानी कि लोगों का जो पीपल्स चॉइस है यहाँ पर 3 है जो हमें हर किसी को प्रोवाइड करने की बात की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। यहाँ पर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फिर नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम इंडिकेटर्स में 4 इंडिकेटर्स देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और जीएनआई पर कैपिटा, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। यहाँ पर जो इंडेक्स है, इंडेक्स में भी हमारा 3 तरीके का इंडेक्स है जिसके द्वारा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार होता है। एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और जीएनआई इंडेक्स। ये सारे चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से देखना होगा, डिटेल में देखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप देखते हैं वुमेन इन डेवलपमेंट एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि महिलाएं हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पहले टाइम पर जब हमारा पुराना टाइम था वहाँ पर वुमेन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आजकल के जो टाइम पीरियड है यहाँ पर हम महिलाओं के बारे में बहुत सारे चीज़ें सोचते हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 डेवलपमेंटल अप्रोच के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक है वुमेन इन डेवलपमेंट, एक है वुमेन इन डेवलपमेंट जिसको WIDB कहा जाता है, और दूसरा है जेंडर एंड डेवलपमेंट जिसको GADB कहा जाता है। पहले के टाइम में हम वुमेन इन डेवलपमेंट फॉलो करते थे, फिर धीरे धीरे शिफ्ट होकर हम जेंडर एंड डेवलपमेंट में आ गए हैं। वुमेन इन डेवलपमेंट में जो अप्रोच है यहाँ पर बेसिकली महिलाओं का जो प्रॉब्लम है, महिलाएं जो है उनको ही एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता था, यानी कि उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता था। फिर अगर हम जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ महिलाएं नहीं, हर जेंडर की डेवलपमेंट की बात की जाती है। यहाँ पर जो फोकस है
वुमेन इन डेवलपमेंट में सिर्फ महिलाओं के ऊपर फोकस होता है, और जेंडर एंड डेवलपमेंट में लोगों के, महिलाओं और पुरुष के बीच में जो सोशल रिलेशन है इसके ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम में हम देखते हैं वुमेन इन डेवलपमेंट में महिलाओं का जो एक्सक्लूजन है, यानी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस से उनको जो बाहर रखा गया है, इसको प्रॉब्लम माना जाता है। और जेंडर एंड डेवलपमेंट में ये अनइक्वल रिलेशंस को, यानी कि पावर डायनेमिक्स में जो महिलाएं और पुरुष है, इसके साथ साथ जो गरीब और अमीर है, इनके बीच में जो अनइक्वल रिलेशनशिप ऑफ पावर है, इसको प्रॉब्लम माना जाता है। अब वुमेन इन डेवलपमेंट का मेन गोल क्या था? मोर इफेक्टिव एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट, मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट, यानी कि महिलाओं के लिए एक एफिशिएंट डेवलपमेंट की बात की गई है जो उनके लाइफ को इफेक्ट करे। फिर हम जब जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, महिलाओं को लेकर बात की जाती है। यहाँ पर सल्यूशन में बताया गया है कि इस प्रॉब्लम का हमारा सल्यूशन क्या है। यहाँ पर वुमेन इन डेवलपमेंट में कहा गया है कि जो हमारे महिलाएं हैं उनको एग्जिस्टिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। हमें महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाना होगा, तभी हम महिलाओं के लिए डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जब हम जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सल्यूशन में बताया गया है कि जो भी महिलाएं हैं इनको एम्पावर करने की बात की जा रही है, और लोगों के बीच में जो अनइक्वल रिलेशनशिप है इसको चेंज करने की बात की जा रही है। यहाँ पर बेसिकली अगर सिंपली हम वुमेन इन डेवलपमेंट और जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वुमेन इन डेवलपमेंट में महिलाओं के ऊपर जोर दिया जाता है और महिलाओं को ही एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है, साथ साथ उनको मेन स्ट्रीम में लाकर उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में इंटीग्रेटेड करने की बात की जाती है। और जब जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जेंडर रिलेशन की बात की जाती है, महिला और पुरुष के बीच में जो अनइक्वल रिलेशनशिप है इसको ख़त्म करने की बात की जाती है। और इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? यहाँ पर लोगों के बीच में जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको एम्पावरमेंट के द्वारा, और साथ साथ लोगों के बीच में जो अनइक्वल रिलेशनशिप है इसको खत्म करते हुए हम जेंडर एंड डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं रीजनलिज्म के बारे में। रीजनलिज्म बेसिकली होता क्या है? रीजनलिज्म किसी भी एक रीजियन को लेकर जब कोई पॉलिटिक्स किया जाता है उसको कहा जाता है रीजनलिज्म। और ये जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डिटेल क्लास है मैंने यूट्यूब चैनल पे करा रखा है, आप लोग ज़रूर इस क्लास को देखना, क्योंकि इस रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट के द्वारा यहाँ पर जो भी क्लासेस में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इसके द्वारा आपका जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और साथ साथ एथनिसिटी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इस वजह से रीजनलिज्म का जो क्लास है ये जरूर देखना आप लोग। अब जब रीजनलिज्म का हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं रीजनलिज्म एक साइकिक फेनोमेना है, यानी कि ये हमारा एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जो लोगों को एक रीजन की तरफ खींचता है, एक रीजन को लेकर कॉन्शियस रहने में मदद करता है। यहाँ पर रीजनलिज्म के द्वारा ग्रुप आइडेंटिटी की बात की जाती है, यानी कि एक ग्रुप इकट्ठा रहता है, उस रीजन का जो भी लोग है उनका जो पार्टिकुलर इंटरेस्ट है, ये सारे चीज़ों के बारे में ये ग्रुप आइडेंटिटी क्रिएट करता है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म सिर्फ अपने ग्रुप का डेवलपमेंट की बात करता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजियंस होते हैं, लेकिन जो भी रीजनलिज्म के दौरान जो भी रीजियन होता है वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, और जो भी बाकी रीजियंस है उनको वो प्रोहिबिट करता है, यानी कि वो अपने आप से दूर रखता है। इसी वजह से हमारा जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसका हम पॉजिटिव साइड भी देखते हैं, नेगेटिव साइड भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में हम रीजनलिज्म का नेगेटिव भी देखते हैं, क्योंकि इंडिया में रीजनलिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम देखते हैं। अब इंडिया में जो रीजनलिज्म का डेवलपमेंट है वो हम अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। पहले है ओरिजिन इन कॉलोनियल ईरा। कॉलोनियल टाइम पीरियड पे हमारा रीजनलिज्म का फर्स्ट स्टार्टिंग हम देखते हैं, जहां पर ब्रिटिशर्स
अलग अलग रीजियंस को अलग अलग नज़रिए से देखता था और लोगों के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ था। यानी कि कॉलोनाइजर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए जिस जगह से प्रॉफिट मिलेगा उसको ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे और बाकी जो जगह है उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, जिस वजह से उस रीजियन का जो भी लोग हैं उनके बीच में एक कॉन्शियसनेस बनना स्टार्ट हुआ और रीजनलिज्म फैलता गया। फिर हम देखते हैं मूवमेंट्स इन साउथ इंडिया में हम बेसिकली द्राविडियन मूवमेंट देखते हैं और द्राविडियन मूवमेंट जिसको हम नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट कहते हैं, इसके द्वारा हमारा रीजनलिज्म का उद्भव देखते हैं, जहां पर बहुत सारे लैंग्वेज के लोगों ने अपना योगदान दिया था और जिस मूवमेंट के वजह से हमारा साउथ इंडिया में हम पहले तमिलनाडु का तैयारी देखते हैं, तमिलनाडु जैसे स्टेट का आना देखते हैं और बाद में आंध्र और तेलंगाना भी हम ये सारे चीज़ों के वजह से देखते हैं। फिर हमारा इंडिया में हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। जब हमारा इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जब कांग्रेस था, कांग्रेस ने बात की थी कि हम इंडिपेंडेंट होने के बाद हर स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। इस वजह से हर कोई रीजियन अपने आप को एस्टेब्लिश करने में और स्टेट्स की तरह बनाने में जुट गया था। हर कोई चाहता था कि उसको रिकॉग्निशन मिले। यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी इसके वजह से तैयार की गई थी और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने बताया था कि इंडिया को लैंग्वेज लाइन के ऊपर ही बांटा जाएगा, यानी कि लैंग्वेज के हिसाब से ही अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा। फिर हम इंडिया में देखते हैं इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अपना सेपरेट स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे। फिर धीरे धीरे इनका जो डिमांड है, धीरे धीरे हम अलग अलग स्टेट्स के फॉर्मेशन का कारण भी देख सकते हैं। फिर अगर हम आजकल की हमारा 21st सेंचुरी की बात करें, यहाँ पर भी बहुत सारे मूवमेंट्स आज भी चल रही है। खासकर नॉर्थ ईस्ट में हम आज भी आसाम में बोरोलैंड को लेकर मूवमेंट देखते हैं, त्रिपुरा में त्रिपुरा लैंड को लेकर मूवमेंट देखते हैं और आज इस टाइम पीरियड पे हम कुछ दिनों पहले ही जो तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन देखते हैं, हमारा इसी लाइन के ऊपर बेस करके। साथ साथ बहुत 3 और स्टेट्स हैं जिनका फॉर्मेशन देखते हैं हम लैंग्वेज और एथनिसिटी के लाइन के ऊपर। इस वजह से इंडिया में रीजनलिज्म जो है वो पहले भी चल रहा था और आजकल पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए इस तरीके का रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रीजनल मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके का रीजनल मूवमेंट हम देखते हैं। इसमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट है वो है सेसेशियनिज्म और सेपरेटिज्म। सेसेशियनिज्म में जो भी रीजन के लोग हैं या फिर जो भी एक ग्रुप है वो चाहता है कि वो अपने आप से इंडिया से अपने आप को सेपरेट कर ले, यानी कि उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए। यहाँ पर हम इंडिया में नागालैंड में इस तरीके का मूवमेंट देख सकते हैं, साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके का मूवमेंट हम देख सकते हैं, जहाँ पर एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की जा रही है। फिर हम देखते हैं सेपरेटिज्म, जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स को सेपरेट कर देने की बात की जा रही है। यहाँ पर रहेगा तो एक कंट्री ही, इंडिया में ही अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन की बात की जा रही है, जहाँ पर हम तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन हम देखते हैं इस सेपरेटिज्म के वजह से। यहाँ पर डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड, यानी कि जो भी हमारा यूनियन टेरिटरीज है वो अपना फुल स्टेटहुड का भी डिमांड कर रहा है। यहाँ पर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, यानी कि आजकल हम देखते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ये डिमांड कर रही है कि उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, यानी कि वो अपना देख रेख खुद करेंगे, उनको अपना पावर फुल्ली चाहिए। फिर हम यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर रीजनल ऑटोनॉमी के डिमांड भी देखते हैं, यानी कि एक स्टेट के अंदर में एक जो रीजन है उनके लोग स्पेसिफिकली अपना ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं कि उनको एक सेपरेट स्टेट्स के अंदर ही अपना एक सेपरेट पावर उनको दे दिया जाए। अब ये जो रीजनलिज्म है इसका बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी है और बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी है। पॉजिटिव इफेक्ट में हम देखते हैं इसके वजह से लोकल डेवलपमेंट होता है, सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट होता है उस रीजन के बीच में, और यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम देखते हैं क्योंकि उस रीजन के जो भी लोग हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं।
और अपने बेहतरी के लिए काम करते हैं। जब हम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिविटी इन नेशनल यूनिटी हम देखते हैं, यानी कि हमारा इंडिया का जो यूनिटी है इसके लिए एक खतरा बन चुका है रीजनलिज्म। यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स किया जाता है, वोट के लिए एक रीजनलिज्म को यूज किया जाता है, एक रीजन के पार्टिकुलर लोगों के इंटरेस्ट को वोट के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पर इसके वजह से, रीजनलिज्म के वजह से इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कॉन्सेप्ट बहुत वीक हो रही है, बहुत ही एक खराब सिचुएशन में जाकर पहुंच रही है, जिसके वजह से इंडिया में अलग अलग रीजन्स के बीच में जो तनाव है आजकल हम बढ़ते ही देख रहे हैं। अब देखते हैं इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पर एक ही कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर लोग किस वजह से जा रहे हैं ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा एग्जाम के रिलेटेड कॉजेस ऑफ इंटरनल माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कॉज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन में हम देखते हैं अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि लोग माइग्रेट करते हैं अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेहतर पैसे कमाने के लिए और साथ साथ उनको अच्छी जॉब्स मिले। इस तरीके का चीज़ों के वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। खासकर हम आजकल कोलकाता, दिल्ली, मुंबई इस सारी जगहों पर बहुत सारे लोग जाने लगे बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यहाँ पर फैमिली एंड नेटवर्क भी इंटरनल माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बहुत सारे लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो पहले से ही शहर में बसे होते हैं, इस वजह से लोग उस जगह पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर बहुत सारे जगहों पर लोग काम करने के लिए जब उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग शहर में जाकर ही बसना पसंद करते हैं और वहाँ पर काम करना पसंद करते हैं। फिर देखते हैं वेल्थ एंड कैपिटल मार्केट्स, वहाँ पर देखा जाता है, जिसके वजह से हमारा इंटरनल माइग्रेशन होता है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े शहर है वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पैसा देखते हैं, वहाँ पर मार्केटिंग सिचुएशन बहुत बेहतर है। यहाँ पर बहुत सारे फैमिली का स्ट्रेटजी होता है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। इस वजह से जो भी घर में अगर 2 बेटे हो तो एक बेटे को भेज दिया जाता है शहर में, ताकि उनको अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर उनका एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ जाए तो उनका फैमिली सरवाइव कर जाए। इस वजह से फैमिली का स्ट्रेटजी होता है कि एक जो भाई है उसको शहर में भेज दिया जाए और वो वहाँ पर बेहतर पैसे कमाए। यहाँ पर शहर में हम बहुत सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स भी मिलती है। इस वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं शहर में। फिर बहुत टाइम हम देखते हैं माइग्रेशन होता है वायलेंस, डिजीज और डिजास्टर के वजह से। एक जगह पर अगर वायलेंस हो जाए तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं और वो माइग्रेट करके और कोई जगह पर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं माइग्रेशन कंट्रोल और इंसेंटिव्स। यहाँ पर इसके रिलेटेड भी हम इंटरनल माइग्रेशन देख सकते हैं। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके द्वारा हमारा फ्यूचर में जो भी लोग हैं उनकी बात की जाती है कि वो कौन सी चीज़ों को उनको मिलेगा, ये सारे चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था ब्रूंडलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा, जहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया था। अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया था ये हमें याद रखना होगा। Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Improved living standards for all, better protection and managed ecosystem and safer, more prosperous फ्यूचर। यानी कि यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है ताकि हम प्रेजेंट जनरेशन का जो भी नीड्स है इसको फुलफिल कर सके और जो भी फ्यूचर जनरेशन के जो भी लोग हैं उनके एबिलिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यानी कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर लोगों की
नीड्स को, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर करने की बात की जा रही है, और साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम जो है इसको भी एक बेहतर पोजीशन पे रखने की बात की जा रही है, ताकि जो भी फ्यूचर जनरेशन में है आएंगे उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल सके। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत सारे और गोल्स हैं, यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं की है क्योंकि ये सारे चीज़ें आप लोग डिटेल क्लास में देखोगे। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेकर व्यू है, हम बेसिकली दो तरीके का व्यू देखते हैं, एक है कॉन्वर्जेंट व्यू और दूसरा है डाइवर्जेंट व्यू। कॉन्वर्जेंट व्यू हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करने की बात करती है, यानी कि सिर्फ एक गोल की बात करती है। कॉन्वर्जेंट व्यू में हम देखते हैं कि गांधी जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जब उन्होंने बात की थी उनके टाइम पीरियड पे कि हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, उन्होंने मशीन्स को ओपोज किया था। इसी चीज़ को बाद में बहुत सारे लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था उसके बाद भी इसको यूज़ किया था कि उनके हिसाब से जो मशीन्स है वो लोगों का जो कैपेबिलिटीज़ है इसको नष्ट करने का काम करती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मशीन्स को बेहतर मानते थे। यहाँ पर कॉन्वर्जेंट व्यू हम अलग अलग लोगों के देखते हैं। फिर होता है हमारा डाइवर्जेंट व्यू जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डाइवर्जेंट व्यू एक ऐसा व्यू है जहाँ पर हम डाइवर्स तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके का डाइवर्जेंट व्यू है, एक है पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड और दूसरा है पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलप्ड वर्ल्ड के जो लोग हैं यानी कि जो ऑलरेडी उन्नत है, जिनके पास बेहतर सारी चीज़ें हैं, वो लोग किसी भी चीज़ में अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो रही है वो बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के वजह से हो रही है। उनका मानना है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो एनवायरनमेंटल पोल्यूशंस है, इन सारे चीज़ों के वजह से ही हमारा वर्ल्ड का पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन ऑपोजिट में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका अलग तरीके का पर्सपेक्टिव है। वो कहते हैं जो भी डेवलप वर्ल्ड है वो ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। उनके यहाँ पर ही हम गाड़ी, कार्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम दो डाइवर्जेंट व्यूज़ देख सकते हैं। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके कुछ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है। ये जो पॉलिसी है इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। रिवाइविंग ग्रोथ, चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, मीटिंग द एसेंशियल नीड्स फॉर जॉब्स, फूड, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, ensuring a sustainable level of population, conserving and enhancing the resource base, reorienting technology and managing the risk, merging environment and इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग। ये सारे जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है ये हम बेसिकली देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। अब देखते हैं रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में हम पहले के टाइम पीरियड्स से रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इंडिया जब इंडिपेंडेंस होने वाला था, इंडिपेंडेंस होने के टाइम पीरियड पे भी इंडिया का दो हिस्सा बन गया था, यानी कि हम इंडिया और पाकिस्तान देख सकते हैं जो हमारे रिलीजियस लाइन के ऊपर करके दो देशों को बांटा गया था। यहाँ पर इंडिया में हम रिलीजियस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। आजकल के टाइम में ये बहुत पीक पे है और बहुत पॉपुलर भी है लोगों के बीच में रिलीजियस पॉलिटिक्स। हर कोई अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करना चाहता है और सत्ता में रहना चाहता है। हम ये जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी देखते हैं, लेकिन बाद में ये जो इंडिपेंडेंस के जो 30 साल है, इंडिपेंडेंस के बाद जो लगभग 30 साल है, उस टाइम पीरियड पे हम रिलीजियस पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट हम इंडिया में नहीं देखते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें बेसिकली नॉन रिलीजियस था। लेकिन जब हम मिड 1980s में आए तो वहाँ पर एक आइडियोलॉजी का जन्म होता है। वहाँ पर हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली जन्म लेता है, जहाँ पर हिंदूज जो है उनको मोबिलाइज करने के लिए पॉलिटिकल लाइन पे लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे हम हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट देखते हैं और रिलीजियन का जो इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल सिनेरियो में हम देखते हैं। फिर हम 1998 में गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन देखते हैं इसी पॉलिटिकल लाइन के ऊपर बेस करके।
अब यहाँ पर जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हमारा हिंदू रिवाइवलिज्म का पार्ट है। बहुत सारे लोग हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदूज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंडिया में शिवसेना देख सकते हैं, हिंदू महासभा देख सकते हैं, जो रिलीजन को लेकर हिंदुत्व को जागरण करने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर इंडिया में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉलिटिक्स देख सकते हैं। खासकर इंडिया में 3 ऐसे रीजन हैं जहाँ पर हम रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। एक है वेस्ट बंगाल, फिर आता है महाराष्ट्र और नॉर्थर्न इंडिया, जहाँ पर हम यूपी को भी देख सकते हैं। ये अलग अलग रीजियंस है जहाँ पर रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। अब देखते हैं एथनिसिटी। Ethnicity is considered as the mobilization of group of people who share common attributes in terms of culture, language, religion, history, etc. and who are different from another group which also shares certain common attributes. Ethnicity basically एक ऐसा ग्रुप है जो एक कॉमन कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन और हिस्ट्री को लेता है। उनके बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट्स कुछ होते हैं। और यहाँ पर जो हम एथनिसिटी की बात करते हैं, बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं, ट्राइबल आइडेंटिटी की बात करते हैं। यहाँ पर इंडिया में एथनिसिटी का प्रॉब्लम बहुत सारे हम देख सकते हैं। यहाँ पर इंडिया में जो एथनिसिटी का स्टडी है, इसको हम बेसिकली 3 पर्सपेक्टिव के द्वारा समझ सकते हैं। एक है प्रीमोर्डियल अप्रोच, जहाँ पर एथनिक डिफरेंस जो है इनको बताया जाता है कि ये पहले से ही लोगों में दिया जाता है, यानी कि ये पहले से ही उनके अंदर होता है। फिर दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। उनका अप्रोच है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। यहाँ पर बताया जाता है कि जो लोगों के बीच में जो एथनिक डिफरेंस है ये पहले से ही नहीं दिया गया है, ये क्रिएट किया गया है एलाइट सेक्शंस के द्वारा। यानी कि ये जो पॉलिटिशियंस है, टीचर्स है या फिर रिलीजियस लीडर्स है, ये सारे लोग मिलकर ये डिफरेंस क्रिएट किए हैं। यहाँ पर दोनों ही अप्रोचेस अपनी अपनी जगह पर सही है। फिर हम देखते हैं थर्ड पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ये कोई भी पर्सपेक्टिव हमारे एथनिसिटी का जो प्रॉब्लम है इसको डील नहीं कर सकता है। इस वजह से जो थर्ड पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर बताया जाता है कि हमारा जो भी एथनिसिटी के रिलेटेड कॉन्सर्न्स है, ये दोनों प्रीमोर्डियल और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ये दोनों अप्रोचेस को मिलाकर ही हम समझ सकते हैं। यानी कि किसी भी पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रीमोर्डियल अप्रोच में हमारे एथनिक डिफरेंसेस की बात की जाती है, लोगों को दिया जाता है। यानी कि जन्म से लोग कुछ एथनिक डिफरेंसेस पाके आते हैं, फिर धीरे धीरे जो पॉलिटिशियंस है और लीडर्स है, ये सारे लोग मिलकर इस डिफरेंसेस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और इसको मार्क करके इसके लिए पॉलिटिक्स करते हैं। इसी तरीके से हमारा इंडिया में एथनिसिटी का जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे पॉलिटिक्स देख सकते हैं। अब ये एथनिसिटी जो है, यहाँ पर एथनिसिटी को लेकर हमें बहुत सारी एथनिक चैलेंजेस मिलती है। इंडिया का जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एथनिक चैलेंजेस देख सकते हैं हम इंडिया में, जहाँ पर कुछ ऑटोनॉमी मूवमेंट्स है, यानी कि उनको ऑटोनॉमी चाहिए, इस वजह से मूवमेंट करते हैं कुछ एथनिक ग्रुप्स। फिर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स ऐसे हैं जो सेसेशन चाहते हैं, यानी कि वो अपना सेपरेट स्टेट को डिमांड करते हैं। कुछ जगहों पर हम इंसर्जेंसी देखते हैं, यानी कि जहाँ पर रिविलियन टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम एथनिसिटी के बेसिस पे इंसर्जेंसी देखते हैं और बहुत सारे जगहों पर हम एथनिसिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट एंड रायट्स भी देख सकते हैं। आजकल के टाइम पीरियड पे हम जो मणिपुर में देख रहे हैं वो बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट और राइट का सिचुएशन है लोगों के एथनिसिटी को लेकर। फिर देखते हैं हम मेन केसेस ऑफ एथनिसिटी। इंडिया में एथनिसिटी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसमें से जो मेन केसेस है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम बहुत सारे एथनिसिटी को लेकर केसेस देखते हैं, जहां पर बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अपने आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए पॉलिटिक्स कर रही है। इसके रिगार्डिंग ही हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे सेपरेटेड स्टेट्स का फॉर्मेशन देखते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे नागालैंड है जो अपने आप को इंडिया से ही अलग कर देना चाहता है।
फिर हम देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में बेसिकली हम द्राविडियन मूवमेंट देखते हैं, जहां पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लेकर बेसिकली ये मूवमेंट हुआ था और लोग अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप के जो आइडेंटिटी है इसको बचाए रखने के लिए द्राविडियन मूवमेंट किए थे। फिर पंजाब में हम देखते हैं अकाली दल और जम्मू एंड कश्मीर में हम देखते हैं डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो डिमांड करती है कि उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए। अब हम आखिर में देखते हैं असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। यहाँ पर इंडिया में जब भी डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, इसको एसेस करने की बात की जाती है कि ये सक्सेसफुल हुआ है कि फेल हुआ है, इसको हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट के द्वारा समझ सकते हैं। एक पॉइंट ये कहता है कि ये बेसिकली सक्सेस हुआ है इंडिया में डेमोक्रेसी, और दूसरा कहता है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये फेल हुआ है। यहाँ पर हम दो मॉडल देख सकते हैं इस डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को लेकर। एक है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी और दूसरा है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी बेसिकली हमें कहता है कि हमारा इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ये सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन और कंपटीशन के द्वारा जो डेमोक्रेसी चुनी जाती है ये इंडिया में सक्सेसफुल है, यानी कि इलेक्शन के द्वारा जो डेमोक्रेसी चुनी जाती है ये इसको बेसिकली प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। और इनका मानना है, इस मॉडल का मानना है कि इंडिया में ये जो डेमोक्रेसी है ये काम कर रही है, ये सक्सेसफुल है। और दूसरा जो टाइप मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है वो है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी इंडिया का जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है इसको फेल होते हुए देखता है। ये कहता है कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है ये लिमिटेड है। यहाँ पर इलेक्शन के द्वारा जो डेमोक्रेसी चुनी जाती है ये सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर हर किसी को डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिल रही है। यहाँ पर इंडिया में जो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखते हैं या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, प्रेशर ग्रुप्स देखते हैं, ये सारे हमारे डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। लेकिन इन सारे चीज़ों के होने के बावजूद भी, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन का होने के बावजूद भी हमारा डेमोक्रेसी आज भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है और ये सफिशिएंट नहीं है। ये सारी चीज़ें सफिशिएंट नहीं है एक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। इस वजह से सब्सटेंटिव जो डेमोक्रेसी है, इनके जो लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो कहते हैं कि इंडिया का डेमोक्रेसी फेल हुआ है और ये जो इलेक्शन के द्वारा डेमोक्रेसी है ये सही नहीं है, सही तरीके का डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पर आज के क्लास में हमने कोशिश की है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग है इनको कवर करने के लिए। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है और हेल्प मिला है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला है इस क्लास से तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा मुझे हेल्प मिलता है नेक्स्ट क्लासेस करने में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।